1970 से पहले जिस ईरान में महिलाएं अपने पसंद का ड्रेस पहना करती थी, हिजाब और बुर्का पहनने का उन पर कोई बंदिश नहीं था। यहाँ की लड़कियां स्कर्ट पहनकर कॉलेज जाया करती थी, उन्हें पुरुष के बराबर हक दिया गया था। वहीं आज का ईरान देखिए, एक लड़की जो ठीक से सिर्फ हिजाब नहीं पहनती है, तो वहाँ के प्रशासन उसे इतना पीटती है कि उसकी मौत हो जाती है। और जब प्रशासन से इस पर सवाल किया जाता है, तब उनका जवाब होता है कि यहाँ की महिलाओं के लिए जो ड्रेस कोड तय किया गया है, उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो सख्ती से निपटा जाएगा। 1970 से पहले ईरान कैसा था और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ के महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया? अभी यहाँ की महिलाएं जो संघर्ष कर रही है, उसमें उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, और धर्मांधता के कारण किसी देश को कितने पीछे तक समय ढकेल सकता है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। धार्मिक कट्टरता एक देश को कितना पीछे ढकेल सकती है, वहाँ की महिलाओं को कितना असहाय बना सकती है, इसका जीता जागता प्रमाण अभी ईरान में देखने को मिल रहा है। जहाँ 1970 से पहले लड़कियां और महिलाएं स्वच्छंद होकर अपना लिबास चुनती थी, कॉलेज जाया करती थी, नौकरी करती थी, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी, लेकिन 1979 में हुए इस्लामिक क्रांति ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। अब उनकी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा नहीं रह गई है। अब उन्हें सब कुछ के लिए अपने शौहर और मौलानाओं द्वारा तय किए गए नियमों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना होता है। अगर इसके खिलाफ एक कदम भी यहाँ की महिलाएं उठाती है, तो उनका क्या हश्र होता है, यहाँ की प्रशासन उनके साथ किस तरह का क्रूरता करती है, इसका ताजा उदाहरण 5 दिन पहले ही देखने को मिला, जब एक महिला ने सिर्फ वहाँ के तय नियमों के अनुसार हिजाब नहीं पहना था, तो ईरानी सुरक्षा बलों ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। ठीक से हिजाब न पहनना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि उसके साथ इतनी बड़ी क्रूरता की जा सकती है? उसके मौत के बाद पूरे ईरान की महिलाएं सड़कों पर है, और उस महिला के समर्थन में और हिजाब के विरोध में महिलाएं सोशल मीडिया पर हिजाब को बीच सड़कों पर आग लगाने वाला वीडियो डाल रही है, अपना बाल खुद कैंची से काट कर जला रही है, और पूरे विश्व से उन्हें अपार समर्थन भी मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरकर सुरक्षा बलों और ईरान के कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ अपना आवाज उठा रही है। लगभग 40 साल तक तमाम चुनौतियों को झेलने के बाद अब ईरान में फिर से क्रांति की ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है। यहाँ की महिलाएं कट्टरपंथी सरकार को आईना दिखा रही है, सुरक्षा बलों से बेखौफ लोहा ले रही है। अब तक हुए सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम यहाँ की 9 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी हिंसा भड़की तो क्यों? तो आपको बता दें कि ईरान में हिंसा की शुरुआत देश के धर्माचार पुलिस द्वारा सख्ती से लागू किए गए ड्रेस कोड का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार युवती महासा अमीनी की मौत पर भड़की। एक भावनात्मक आक्रोश पूरे देश में फैला है। पुलिस ने उसे इतना पीटा कि अमीनी की मौत हो गई। उसकी मौत को लेकर अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई पश्चिमी देशों ने ईरान द्वारा किए गए युवती के निर्मम हत्या का विरोध किया। 1970 से पहले ईरान की महिलाओं का रहन सहन कैसा था, जब आप इस बारे में जानेंगे तब आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि 1925 में ईरान में पहली बार पहलवी वंश का शासन आया। उसके पहले शासक रजा शाह अमेरिका और ब्रिटेन से काफी प्रभावित थे। 1948 में उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह ने पश्चिमी देशों का तौर तरीका को अपनाया और अपने देश में महिलाओं को बराबरी का हक दिया। इन दोनों शासकों ने महिलाओं की हालत सुधारने के लिए कई बड़े फैसले किए। 8 जनवरी 1936 को रजा शाह ने एक ऐसा कानून लाया कि अगर कोई महिला उनके शासनकाल में हिजाब पहनती है, तो पुलिस उनके हिजाब को उतार देगी। यानी जिसके लिए आज लड़ा जा रहा है, वह उस समय एक तरह का पाप था। उनके द्वारा 1941 में महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति दी गई। 1963 में मोहम्मद रजा शाह ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। संसद के लिए महिलाएं चुनी भी जाने लगी। 1967 में रजा शाह ने ईरान के पर्सनल लॉ में सुधार करवाया और उसके बाद यहाँ की महिलाएं उनकी फैन हो गई। लड़कियों की शादी की उम्र को 13 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। साथ ही अबॉर्शन के कानून को भी एक अधिकार बनाया गया। देश की विकास में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी जोर दिया जाने लगा। 1970 के दशक में जहां कई देशों में लड़कियों की हिस्सेदारी सिर्फ 10 से 12% थी, वहीं ईरान में उस समय यूनिवर्सिटी में लड़कियों की हिस्सेदारी 35% तक पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद शुरू हो गया उनके दमन का काल और सब कुछ बदल गया। शियाओं के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी ने शाह के इन नीतियों का विरोध किया और बड़ी संख्या में लोगों को अपने समर्थन में जुटाकर यहाँ के राजा के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। राजा को अपना जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा और इसके बाद यह देश इस्लामिक रिपब्लिक ईरान हो गया और खोमैनी देश के सुप्रीम लीडर बन चुका था। और फिर शुरू हो गया यहाँ इस्लामियों कट्टरपंथियों का वर्चस्व, जिसके बाद यह देश महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नर्क बन के रह गया। जहाँ पहले लड़कियों की शादी का उम्र 18 कर दिया गया था, वहीं इस पगले और सनके खोमैनी ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर सिर्फ 9 साल कर दी और बिना हिजाब के घर से निकलना औरतों के लिए बैन करवा दिया।
आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर को देखिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 1979 से पहले ईरान की महिलाओं की स्थिति कैसी थी और अब यह देश इस्लामिक रिपब्लिक हो गया है, तब यहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी हो गई है। अब सिर्फ इनका इस्तेमाल नौकरों की तरह घर में किया जाता है, इनका शोषण किया जाता है, इन्हें बस उपभोग का वस्तु माना जाता है। लेकिन कहा जाता है, इतिहास अपने आप को दोहराता ज़रूर है। जिस तरह से महासा अमीनी की मौत के बाद ईरान की महिलाएँ उनके समर्थन में सड़क पर हँसते, खेलते, गुस्सा में चिल्लाते हुए जिस तरह से यहाँ की औरतें हिजाब और बुर्का को सरेआम ईरानी प्रशासन के सामने जला रही है, उनके सामने संघर्ष कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही प्रदर्शन और संघर्ष जारी रहा, तो आने वाले दिनों में ईरान फिर से अपने स्वर्णिम काल को पा लेगा, जहाँ औरतों को बराबर का दर्जा मिलेगा, उन्हें सभी तरह की आज़ादी मिलेगी। क्या महासा अमीनी को सिर्फ हिजाब ठीक से न पहनने के कारण वहाँ के प्रशासन ने जो उनके साथ किया वह ठीक था, या वहाँ की महिलाएं अब इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ जो संघर्ष कर रही हैं, खुलेआम हिजाब और बुर्के को सड़क पर आग लगा रही है, वह ठीक है? एक देश में कैसे कट्टरवाद के कारण वहाँ की आधी आबादी को गुलाम समझा जाता है, यह तो आप लोगों ने देख ही लिया। इन तमाम सवालों पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत-बहुत धन्यवाद।